नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। स्वागत है आप सभी का दमदार 2 बजे में। बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बगावत के पीछे अभिषेक बनर्जी को बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल पिछले महीने अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र भेज शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने की बात कही थी। टीएमसी के जो 2 विधायक खुलकर इसका विरोध कर रहे थे उनको ममता ने निष्कासित कर दिया। उन्हीं में से एक ऋतुव्रत बनर्जी अब नेता विपक्ष है। दूसरे निष्कासित विधायक संदीपन साहा का कहना है कि अभिषेक बनर्जी ने जो प्रस्ताव स्पीकर को भेजा था वो फर्जी था। उसमें बहुत से विधायकों के दस्तखत फर्जी थे। जब स्पीकर ने जांच की तो ये बात सामने आई है। उसके बाद पार्टी में 60 विधायकों ने एकमत होकर ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष चुना, जो अब अधिकृत नेता विपक्ष है। जिस रेजोल्यूशन को जमा दिया गया वो गलत तरीके से जमा दिया गया था। उसमें बहुत सारे एमएलए का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर नहीं है। कुछ एमएलए तो उपस्थित भी नहीं थे, उनके भी नाम ब्लॉक लेटर में लिख दिया। तो ये तो करना नहीं चाहिए था ना। ये विधानसभा का जो कानून है, जो आइन है, ये आप अगर नैतिकता के एंगल से देखोगे, आपके पास नंबर था फिर भी आपने ये किया। ये तो हम लोग सबको इस प्रश्न के मुंह में डाल देता है, सबका नैतिकता के ऊपर प्रश्न उठता है। तो हम लोगों ने जब ये वॉइस आउट किया, हम लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर को लेटर दिया, उन्होंने इस पे इंक्वायरी बैठाई। इंक्वायरी बैठने के बाद ऐसे घटनाएं जब बाहर आना शुरू हुआ कि हाँ इस पे सच्चाई है, बाकी एमएलए हम लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। विधानसभा में इतने दिन से हम लोग है, आज तक कभी ऐसे सिचुएशन नहीं देखे। एक दल, इतना पुराना दल जो 15 साल पावर में था, वो ऐसे कांड कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में डिस्कशन किए और करके हमें यही लगा कि अगर विधानसभा में हम लोग को परफॉर्म करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना है, तो हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए और ये ग्रुप ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन होना चाहिए। एक यही प्रिंसिपल ऑपोजिशन, इस ग्रुप से एलओपी होना चाहिए ताकि हम लोग भी अपना काम सही ढंग से कर पाए। और इधर ऋतुव्रत बनर्जी का कहना है कि पार्टी के अधिकतर विधायक नेता विपक्ष के नाम पर एक साथ हैं। उन्होंने मुझे चुनकर एलओपी बनाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हम अपना सलाहकार बनाने का ऑफर देते हैं। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करें। और वहीं गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त हो चला है। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत 501 अवैध बांग्लादेशी गुजरात में गिरफ्तार किए गए हैं। डीजीपी ऑफिस की तरफ से दी गई ये जानकारी। आज सुबह 10 बजे तक पूरे राज्य में 501 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक मुहिम गुजरात में देखने को मिली है। अगर आज सुबह तक की बात कर ले, 10 बजे तक की, तो 501 अवैध बांग्लादेशियों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। डीजीपी कार्यालय से इसकी जानकारी सामने आई है। तो अवैध बांग्लादेशियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अब सख्त हो चला है। और दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों की कस्टडी बढ़ाई है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों की कस्टडी को बढ़ाया है। 6 जुलाई तक बढ़ाई गई है आरोपियों की कस्टडी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें दिल्ली से, 6 जुलाई तक अब दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों की कस्टडी जो है वो बढ़ गई है। एनआईए कोर्ट ने खुद कस्टडी ये बढ़ाई है। 6 जुलाई तक बढ़ाई गई है ये कस्टडी। तो आपको बड़ी खबर आप बता रहे हैं, दिल्ली लाल किले के पास जिस तरह से बम ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद तमाम खुफिया एजेंसियां जो है अलर्ट मोड पर आई थी और इसके तार यूपी से लेकर हरियाणा, जम्मू कश्मीर तमाम जगहों से होते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं अब इस मामले में एनआईए कोर्ट ने आरोपियों की कस्टडी जो है वो बढ़ा दी है। अब 6 जुलाई तक की कस्टडी में ये आरोपी रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त निकल के दिल्ली से आ रही है।
और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर मालवीय नगर अग्निकांड में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने पीड़ितों और उनके परिजनों से बातचीत कर ढांढस बंधाया। साथ ही डॉक्टरों से घायलों के चल रहे इलाज की समीक्षा की और अधिकारियों को हर संभव मदद मुहैया कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले के पीड़ितों के लिए बड़े मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है। और दिल्ली के मालवीय नगर होटल में लगी आग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह का खुलासा हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग और शुरुआती जांच में इसका खुलासा हुआ है। हादसे के बाद एक्शन में आया है एनडीएमसी। सेंट्रल दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट की होगी फायर सेफ्टी जांच। हादसे में एमसीडी का भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई होटलों पर अब ताला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद से प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चला है। एनडीएमसी और एमसीडी दोनों जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। कई होटलों और रेस्टोरेंट में ताला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती जांच जो है आग की वो शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। और दिल्ली के मालवीय नगर के अग्निकांड की घटना के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने पूरे इलाके में सर्वे शुरू कर दिया है। अधिकारियों को शाम तक रिपोर्ट सौंपने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सर्वे के दौरान रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध कमर्शियल गतिविधियों की पहचान की जा रही है। बेसमेंट में चल रही दुकानों को बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बस आप बता दें कि साथ ही साथ 5 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतों का भी रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। बता दें कि होटल मालिक लवकेश बजाज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मालवीय नगर अग्निकांड के बाद से एक्शन मोड में है प्रशासन। किसकी कहाँ हो रहा है ये? पूरे इलाके में ही हो रहा है क्योंकि उसी एरिया में आती सर्विस आप मिशन न्यूज चल रही है। आप रेवेन्यू विभाग से हैं? क्या चीज क्या नोट डाउन किया जा रहा है? इनकी डिटेल नोट डाउन की जा रही है क्योंकि बेसिस में क्या समस्या है पोजीशन है कि थैंक्स टू डिटेल मालिक का नाम वगैरह और ये जो जैसे कुछ लोग होटल्स भी यहाँ पीजी टाइप के बने हुए वो सब क्या उनकी भी डिटेल्स ली जा रही है? ली जाएगी क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है रेसिडेंशियल एरिया। हाँ, उनके पास भी परमिशन है कि नहीं लाइसेंस वगैरह। जैसे ये अगर हम बात कर रहे हैं पीछे जो इमारत है ये भी सब इनका भी इमारतों को देखा जाएगा जिसकी भी 5 फ्लोर से ऊपर प्लस है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, ऐसा ऊपर से आदेश है कि अगर उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाए हाँ। कि उन्होंने अपना किया कि यहाँ पे अगर रखा जाए कार्रवाई। और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर के करीब 290 होटलों की सुरक्षा जांच कराने का बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होटलों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जा रही है। इसके लिए एलडीए, पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर निगम सहित कई विभागों की संयुक्त टीम गठित की जाएगी। यह टीम होटलों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत सुरक्षा और भवन की संरचनात्मक स्थिति की जांच करेगी। पूरा अभियान 15 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो दिल्ली की घटना के बाद अब सेफ्टी को देखते हुए लखनऊ में भी एक्शन शुरू होगा। 15 दिन में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और होटलों को लेकर के पूरी एक्शन मोड में है। संयुक्त टीम बनाई जाएगी जिसमें एलडीए, नगर निगम, अग्निशमन विभाग समेत कई अन्य विभागों को जोड़ा जाएगा। तकरीबन 290 होटलों की जांच की जाएगी। और दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद लखनऊ के होटलों की फायर सेफ्टी को लेकर सख्त जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। सीएफओ खुद निरीक्षण पर निकले और कई होटलों में सुरक्षा मानकों की जांच की। सीएफओ ने बताया कि राजधानी के सभी होटलों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स की गहन जांच की जा रही है। जहां भी नियमों का पालन नहीं पाया गया वहां नोटिस जारी कर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं।
लखनऊ में भी चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है, यानी कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से चेकिंग अभियान जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार चेकिंग की जा रही है फायर की सेफ्टी को लेकर के। जिस तरीके से कल दिल्ली में घटना हुई, उस घटना के बाद से लगातार 21 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ये अभियान जो है प्रॉपर तरीके से चलाया जा रहा है और साफ तौर पर इस अभियान का जो उद्देश्य है कि किस तरीके से चौरस्ता व्यवस्था खास हो। और लखनऊ में, पूरे लखनऊ में लगभग 7 दिनों तक ये अभियान चलने वाला है और लखनऊ के अन्य होटलों में भी इसी तरीके से अभियान जो है चलाया जाएगा। और इस अभियान का साफ तौर पे जो मकसद है वो ये है कि होटलों में जिस तरीके से सेफ्टी पर्पज से जो चीज़ें, उपकरण होने चाहिए, उन उपकरणों को लेकर के विशेष तौर पे जो है खास ध्यान रखा गया है। इसी तर्ज पर इस अभियान को भी प्राथमिकता दी गई है और इसी अभियान के माध्यम से जो गलियों में कोचिंगें चलती हैं वहाँ पर भी अभियान चलाया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी गलियों में हैं, जो ऐसी गलियों में है जहां फायर की गाड़ियां ना पहुंच सके, उन पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा और ऐसे अभियान को लगातार 7 दिनों तक चलाया जाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। और वहीं दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। जी हां, प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कई कार्रवाई की है। बता दें कि इससे पहले हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अस्पताल प्रशासन और स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि आग लगने के दौरान मरीजों को उनके हालत पर छोड़कर अस्पताल कर्मी मौके से भाग गए। हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिम्मेदारों की भूमिका अब जांच के घेरे में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां मरीजों को जलता छोड़कर अग्निकांड में मृतकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल अस्पताल प्रशासन पर भी लग रहा है। मरीजों को तड़पता जलता छोड़कर अस्पताल प्रशासन भागा है। एक बड़ा आरोप लगा अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही, घोर लापरवाही का आरोप जो है वो देखने को मिल रहा है। मरीजों को जलता छोड़कर भागने के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मुजफ्फरपुर अग्निकांड के मृतकों के लिए बड़ा ऐलान, 4-4 लाख रुपए की मृतकों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ है। लेकिन पूरे इस घटनाक्रम में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि अस्पताल स्टाफ मरीजों को जलता छोड़कर भागा है, ये साफ तौर पर आरोप लगा है। जिस अस्पताल को लोग अपने जीवन का एक केंद्र मानते हैं, जिस अस्पताल में अपने आप को निरोगी के लिए लोग पहुंचते हैं, जब उसी अस्पताल के लोग उनको एक हादसे के तहत जलता हुआ छोड़ के चला जाए तो बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। मुजफ्फरनगर अग्निकांड के मृतकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात कही गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर और वही बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में भीषण कांड का तांडव देखने को मिला। मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार देखने को मिली। प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य करता नजर आया। वहीं एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसने पूरे मामले को एक सियासी मोड़ भी दे दिया है। जहां एक तरफ चीख पुकार मची हुई थी, तो वहीं बिहार के तथाकथित जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार दिल्ली रवाना हो गए। इतना ही नहीं, अग्निकांड को लेकर वो मीडिया से किनारा करते नजर आए। अब स्वास्थ्य मंत्री के इस रवैये पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लोगों की जान से ज्यादा जरूरी दिल्ली का दौरा था? क्या स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी यही रहती है, या फिर घटना को लेकर सवालों और जिम्मेदारी से दूर भागने के लिए निशांत कुमार, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के आईसीयू बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के दर्शन के लिए निकल रहे हैं, दिल्ली रवाना हो रहे हैं।
मुजफ्फरनगर जिले के औराई प्रखंड के रतनपुर गांव में सड़क हादसे में घायल बिहार सरकार के वित्त विभाग के क्लर्क शशांक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन इस हादसे ने सभी खुशियां छीन ली। इलाज में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद शशांक को बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई और घर में मातम पसर गया। मेरा पोता 29 तारीख को सड़क दुर्घटना हो गया था, तो उसको हम लोग प्रसाद हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे। उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था, रिकवरी भी अच्छा हो रहा था। अचानक पता चला कि 3 बजे में आग लग गया आईसीयू में, जिसमें वो भी जल के डेथ हो गया है। क्या लापरवाही भी? हाँ, लापरवाही हुई है। जरूरत से ज्यादा उसमें पता चला है कि एडमिट था और सही समय पर स्टाफ उनको साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं इसका न्यायिक जांच हो। ये शॉर्ट सर्किट हुआ, भड़ाक भड़ाक आवाज किया और उसके बाद में पूरा धुआं से भर गया आईसीयू। आईसीयू भरने के बाद में सब कैसे कैसे करके खिड़की उड़की तोड़ के अंदर घुसे, पेशेंट को लाए बाहर, फिर इसके बाद में बस यहाँ लेके गए हैं। क्या था वहाँ, कमी क्या देखे वहाँ पर? कमी कुछ नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, कोई सबके सब लापता हो गए। पेशेंट को अपने 5वीं मंजिल पर से नीचे उतारे, अंदर नीचे सबसे नीचे, कोई एक भी डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। फायर ब्रिगेड टीम 5 बजे पहुंची है। 5 बजे। और आग कब लगा? आग लगा है 3:30-4 के बीच में। शॉर्ट सर्किट होके उसमें आग लग गया। अच्छा। आग लगने के बाद उसमें अरफा तरफी मचा। 2 स्टाफ, 1 डॉक्टर अंदर में आईसीयू में था, तो जलने लगा तो वो भाग गया। परिजन लोग जाके गेट पर खड़ा हो गया। पिछला गेट से सब जो भी आईसीयू में भर्ती था पेशेंट, सबको पिछला गेट से 3-4 को निकाला। उसके बाद सब साइड हो गया। उसके बाद जितना भी पेशेंट था सबका परिजन जाके उसमें भीड़ लगा दिया। उसके बाद जिसको जहां बुझाया उसको लाश लेके जहां मन किया वहां फेंक दिया, जहां मन किया वहां पहुंचा दिया। एम्बुलेंस आया, सबको एम्बुलेंस में डाल डाल के किसको कहाँ ले गया नहीं ले गया कुछ पता नहीं चला। कैसा स्थिति था वहाँ से? स्थिति बहुत अरफा तरफी था, बहुत ज्यादा विकराल रूप था और पब्लिक मूवमेंट कुछ नहीं था। प्रशासन 500 आधा घंटा के अंदर में वहाँ पे हॉस्पिटल में आके पूरा कैप्चर को हॉस्पिटल को कर लिया था। एसपी, डीएसपी, डीएम सब आ गया था 1 घंटा। बहुत शोर शराबा हुआ था। शोर शराबा के बाद आईसीयू में पता चला आग लग गया है, तो सब अपना अपना जो पेशेंट थे उनको लेके मतलब भाग रहे थे, और ऊपर से फायर वाला भी निकाल रहा था कुछ को, तो अंदर आग लगने के कारण हमको अंदर जाने नहीं दिया। तो हम भी अपना पेशेंट खोज रहे थे, तो खोजने के क्रम में हम पीछे के रास्ते से गए अंदर, और तब देखते हैं कि 3-4 लाश ऐसी ही हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है। तो उसमें मेरा भी भैया थे, तो हम उनको खुद से उठाना कोशिश किए, क्योंकि वहाँ पर कोई आदमी नहीं था, ना हॉस्पिटल के, ना फायर वाला, ना कोई। तो हम खुद उठाने की कोशिश किए तो उठा नहीं। तो हमारे एक और भैया थे, वो नीचे थे, तो हम उनको बुला के लाए, फिर हम दोनों उठा के फिर उनको नीचे लेके गए। रुक करते हैं खबरों का। हमीरपुर जिले के बिवाम थाना क्षेत्र स्थित छानी खुर्द गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां अपनी मां के साथ तालाब पर गए सगे भाई बहन समेत 3 मासूम बच्चों की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तुरंत तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छानी बुजुर्ग ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए। आज दिनांक 4/6/2026 को समय करीब 11 बजे दिन ग्राम छानी खुर्द, थाना बिवार, जनपद हमीरपुर की रहने वाली श्रीमती पार्वती पत्नी रमेश श्रीवास अपने 3 बच्चों शिवेंद्र पुत्र उम्र 10 वर्ष, रुद्रांश पुत्र 8 वर्ष, मांडवी पुत्री 5 वर्ष के साथ गांव के पास स्थित तालाब में कपड़े धोने और नहाने गई थी। जब श्रीमती पार्वती कपड़े धो रही थी, तीनों बच्चे नहाने लगे और नहाते समय तीनों बच्चे डूब गए।
सूचना प्राप्त होने पर थाना बिमार की पुलिस अविलंब मौके पर पहुंचकर गांव के लोगों के सहयोग से डूबे बच्चों को निकालकर सीएससी छानी बुजुर्ग इलाज के लिए ले आई, जहां इलाज के दौरान चिकित्सक द्वारा तीनों बच्चों को मृतक घोषित कर दिया गया। बच्चों के शवों को कब्जे पुलिस लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद क्षेत्र के औलीना गांव में एक हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का एक मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार गांव के ही राजकुमार के मकान का निर्माण कर रहे राजमिस्त्री ने दोपहर के वक्त निर्माणाधीन मकान से ठीक सामने स्थित हनुमान मंदिर में जाकर नमाज अदा की। आरोपी मिस्त्री का दावा है कि उसने मकान मालिक राजकुमार से अनुमति लेकर ही वहां नमाज पढ़ी है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे और पुलिस में हड़कंप मच गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बुलंदशहर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोनों राजमिस्त्रियों और मकान मालिक राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और धनबाद के निरसा स्थित मालिक डीह बस्ती में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां एक 5 साल की मासूम बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके सगे मामा ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों को जब बच्ची लहूलुहान और बेसुध हालत में मिली तो उसे तुरंत धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस घटना के स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वो आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया। निरसा थाना क्षेत्र में कल एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु की सूचना मिली थी। सूचना पर ग्रामीण SP के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और वो लोग पूरी विस्तृत तरीके से तहकीकात करने पे ये ज्ञात हुआ कि उसके अपने रिश्तेदार ही उसके साथ गलत किए हैं। उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और हम लोगों ने मेडिकल टीम के द्वारा वीडियोग्राफी करवाते हुए उस बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया है और आगे गिरफ्तारी हो गई है। बाकी आगे का तहकीकात करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखिए, कल हम लोग को यहाँ पता चला एक नवजात शिशु 5 वर्ष की एक लड़की थी, उसके साथ माने बहुत दुर्व्यवहार हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि जो इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उनको जो है कि कतई जो है कि एकदम बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे और चाहते हैं कि उसको फांसी से सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा हो ऐसा व्यक्ति को कि ऐसा दोबारा कोई करे तो उसका रूह कांप जाए। और बिजनौर के इंदिरा बाल भवन में आज सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन होना था, जिसमें शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर जुट गए। हालांकि रैली में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद अब तक वहां नहीं पहुंच सके। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए चंद्रशेखर आजाद को धामपुर में उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। सत्ता परिवर्तन जो यात्रा आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी आज शुरुआत। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर सोशल मीडिया के जरिए भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत जुड़ सकते हैं। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।